चालू हुआ हो। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। तो इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था क्या, यदि मानव शरीर की भी यदि बात करेगा, किसकी बात करेगा? मानव शरीर की, तो सबसे बड़ा सेल होगा क्या? अंडाणु। क्या होगा? अंडाणु। और फिर यदि महिला पुरुष की करेगा तो उसमें भी कौन बड़ा होगा? अंडाणु ही होगा। फिर यदि कल हमें एक बात हुआ था कि छोटी बड़ा लिखा गया था, बड़ा छोटा लिखा गया था। पुरुष शरीर की जो सेल होती है, जो सेल होता है वो छोटी होती है शुक्राणु। बड़ी के लिखाए थे, आप इसको क्या कर लीजिए, शुक्राणु वाला जो है उसको छोटी कर लीजिए। शुक्राणु वाला जो है उसको छोटी कर लीजिए। पुरुष शरीर की सबसे छोटी सेल होती है शुक्राणु। पुरुष शरीर की सबसे छोटी सेल होती है क्या? शुक्राणु। और पुरुष शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है डब्ल्यूबीसी। हुआ था क्या, बड़ी सेल लिखा गया था शुक्राणु और छोटी सेल लिखा गया था डब्ल्यूबीसी। उसमें क्या करना है कि जहां पर यहाँ इसमें बड़ी था तो बड़ी को काट के छोटी कर लेना है, और इसमें छोटी था तो इसको काट के क्या कर लेना है? बड़ी कर लेना है। फीमेल में अंडाणु, वो तो पूरा सब में बड़ा होता है। छोटा आरबीसी, छोटा आरबीसी महिला में, सिर्फ पुरुष में डिफरेंस हुआ था। पुरुष वाले में क्या कीजिए कि जहां पर शुक्राणु लिखाया हुआ है वहां पर बड़ी लिखाया गया होगा, उसको क्या कर लीजिए? छोटी कर लीजिए। उसको क्या कर लीजिए? छोटी। शुक्राणु छोटी है। और जो डब्ल्यूबीसी लिखाया गया होगा तो वहां पर छोटी लिखाया गया होगा, उसको क्या कर लीजिए? बड़ी कर लीजिए। उसको क्या कर लीजिए? बड़ी। देखिए, फिर नोट में लिखिए, हाँ एक ही जगह है। लिखिए नोट में, हल्ला नहीं कीजिए, नोट में लिखिए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग मुर्ग के अंडे, अंडे का लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 177 170 मिलीमीटर गुने 135 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 177 मिलीमीटर लंबाई और 135 मिलीमीटर क्या होती है? चौड़ाई। फिर लिखिए अगला नोट, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइटोप्लाज्मा, माइटोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। एक माइक्रोमीटर का, मीटर का होता है। कितने का होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी में कितना होता है, तो 0.1 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी जो है कितना होता है, तो 170 मिलीमीटर लंबाई और 135 मिलीमीटर चौड़ाई। कोई दिक्कत? फिर लिखिए
अगला नोट, विषाणु के रवेदार रूप एम स्टर्ले ने प्राप्त किया था। एम स्टर्ले ने प्राप्त किया था। एक्सटर्नले। यदि पूछेगा आपसे कि जो वायरस है, वायरस के रवेदार रूप, जो इस प्रकार से जो रूप होता है, मान लीजिए किसी भी चीज का रूप छोटे छोटे आकार में यदि रहेगा, तो आप कहिएगा किसने प्राप्त किया था। तो सबसे पहले एम स्टेनले ने। किसने प्राप्त किया था? एम स्टेनले ने। फिर पूछेगा आपसे कि माइटोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होता है। और 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो देखिए, चलिए अब हम लोग फिगर पढ़ते हैं। सेल का फिगर मान लीजिए क्या है? प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल। थोड़ा बड़ा पढ़ना चाहिए। चलिए इसी में हटाने की कोशिश करते हैं। तुम होगा। पहले पार देते हैं, तो जूम कर देंगे, टेंशन मत लो। ओहो सॉरी। हो जाएगा। बहुत निकलता है रे। एकदम भावा के जाता है कि डायरेक्ट इसको के।
हम कल बोले कि नहीं होगा ये। बड़ी पेचीदा चीज है। कैसा भी बना देते ठीक, काम चला लेना तू सब। तुम लोग को यदि अच्छा से बनाने आता है तो बनाओ, हम अगर समझा देंगे। पहले गोल पाड़ी लेते हैं सही से, तो तंका तंका हटाएंगे। नहीं, पार देते हैं, टेंशन मत। हो गया अब, ज्यादा भिड़ा नहीं, ये हल्का हो जाएगा। तुम अपना छोटा बना लो। ऐसा नहीं कि हम जितना बड़ा बनाए तुम उतना बड़ा बना, तुम्हारे कोपे में जितना है उतना बड़ा बना। ये प्लांट सेल है, इस साइड एनिमल सेल है, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। चले इस समझने के लिए समझ लेते हैं हम लोग, ज्यादा बड़ा हो गया है। बैठ दिया। बचपन में इसका बहुत प्रेस्टिक किया है, 8 9 के बावजूद भी इतना बड़ा हो जाता है। चलिए अब हो गया। अब हो गया, मेरा तो हो गया, तुम लोग अपना सोचो आप। घर पे प्रेस्टी करना ज्यादा। तुम क्या करो, उसमें खसर लो ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऊपर से कर लो ना, हो गया। या या जो हम बना रहे हैं ये एनिमल सेल, एनिमल सेल होता है कुछ और कलर के, लेकिन समझाने के लिए हमेशा बना रहे हैं। होता है सेल मेमोरी दोनों में, तो उसका भी तीन सेल वॉल होता है सिर्फ उसमें। बता रहे, सब बता रहे, टेंशन मत लीजिए।
शेड्यूल बन गया है। चलिए हम लोग समझना है हम लोग को। यह है एनिमल सेल। एनी एनिमल देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें भी न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पर है कि नहीं? न्यूक्लियस दोनों में है। इसका जो यह है, क्या है? सेल वाल। ये कलर नहीं बुझाता होगा, देखिए यह जो है क्या है, सेल वाल है। सेल वाल हिंदी में भी लिख दे। देखिए यह है सेल वाल। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, हिंदी में भी लिख देते हैं कोशिका भित्ति। यह है बड़ी रिक्तिका। बड़ी रिक्तिका। यह है, नहीं बस इंडिकेट करने के लिए मिला रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? लवक। लवक लवक ये पौधे में पाया जाता है। हरित लवक नहीं सुना है नाम? रंग जो प्रदान करता है। क्या? बड़ी रिक्तिका। ये सिर्फ पौधे में पाया जाता है। पहले लिखने दीजिए, उसके बाद हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक, एक भी ऐसा टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह है। यह है गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी। और यह जो ई वाला पॉइंट है जो रवेदार रूप में है, यह है ये वाला जो पॉइंट है, यह है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। और यह जो पॉइंट है, यह है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह है। और इधर से ये पॉइंट सब चाहिए, पॉइंट सब चाहिए, पॉइंट सब। और इधर के ये जो पॉइंट सब है, यह है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। और यह जो है, यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, बड़ी रिक्तिका, सेल वॉल, बड़ी रिक्तिका। और यह जो है कांटेदार के रूप में, यह है तारकाय, जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है।
या गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी काय हिंदी में कहते हैं इसको? हाँ, दोनों ना लिखिएगा, ना तो नहीं लिखे तो पता कैसे चलेगा कि क्या लिखे हैं। हाँ बोलिए। यह जो छोटा वाला पॉइंट है ना, इस साइड जो छोटा है बिंदु करके, वो है गॉल्जी बॉडी। और इस साइड का जो बड़ा बड़ा पॉइंट है, ये सब जो पॉइंट है, ये सब क्या है? ये है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। कल लिखने के लिए तो लिख कोई बार पार देते, लेकिन इसको सही से डिस्कस नहीं कर पाते, इसलिए हम कल नहीं लिखा। पढ़ने के लिए 20 मिनट था तो हम पढ़ सकते थे फिगर। हो गया। हर एक जितना भी इस पर लिखाया हुआ है, हर एक को डिस्कस के साथ पढ़ेंगे, वो फुल डिस्कस के साथ। इसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि इस टॉपिक से जितना भी लिखाया हुआ है, उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, तारका है। ये सिर्फ क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वो कौन सा अस्थि सेल है जो सिर्फ जानवरों में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। तारका है। देखिए उसमें है तारका है? नहीं है, सिर्फ इसमें पाया जाता है। इस चीज अभी हम डिस्कस करा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। लोगों में एगो जनसंख्या कम हो गया है। 4 आदमी न रहते थे। मेहनत कीजिए आप लोग, पढ़ेगा। चलिए देखिए, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि वह कौन सा सेल है जो एनिमल सेल में तो पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो वह क्या है? तारकाय है। क्या है? तारकाय। नहीं, देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है, न्यूक्लियस इसमें भी है और न्यूक्लियस इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी है, इसमें लाइसोसोम इसमें भी है, लाइसोसोम उसमें भी है, गोल्गी बॉडी इसमें भी है, गोल्गी बॉडी उसमें भी है, लेकिन राइबोसोम इसमें भी है, राइबोसोम क्या है? उसमें भी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या सेल वॉल जंतु कोशिका में पाया जाता है? नहीं, सेल वॉल कहाँ नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि जो टहनी पर आप लोग जो देखते हैं कि बड़ी बड़ी से जो लाइनें रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? बड़ी रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी रिक्तिका। तो वह बड़ी रिक्तिका जानवरों में पाया जाता है? नहीं, वो किसका भाग है? प्लांट का भाग है। और लगभग रंग के कारण, रंग के कारण जो पेड़ पौधे का कलर होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग क्या होता है? हरा होता है। इसी वर्ण के कारण फिर कहता है कि वो कौन सा है जिसके कारण जो लवक एनिमल में पाया जाता है कि सेल में? प्लांट में। किसमें पाया जाता है? प्लांट में। देखिए, तो इसमें पहला टॉपिक है हम लोग का
चलिए हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं इसका, सेल वाल। क्या पढ़ेंगे पहले? सेल वाल। इसको ऊपर कर दे। अब जितने भी यहाँ पर सारे लिखाए हुए हैं, जितने भी पार्ट्स, इन सबको डिस्कस, वो भी फुल डिस्कस के साथ पढ़ेंगे, उसमें कोई हरवाने घबराने की बात नहीं है। चल जा भाई, तू ऊपर चल जाओ। जाओ ऊपर। चलिए देखिए, टॉपिक है मेरा कोशिकीय संरचना। कोशिकीय क्या हुआ? जाके हेल्प करो कोई आदमी, शायद कुछ हो गया। ज्यादा सीरियस है तो चले जाओ घर। नीचे जाओ, नीचे, नहीं तो पानी ला दो रे, कोई पानी ला दो। वोमिटिंग हो रहा है कि मन है? पंखा उंखा में बैठो थोड़ा देर, तभी होगा कुछ। जब रहता है तो नहीं आना चाहिए। चलिए आइए। इसको ऑफिस चले जाओ, छोड़िए, ऑफिस में चले जाओ, नहीं तो घर चल जाओ। घर जाएगी? नहीं तो ऑफिस में चले जाओ थोड़ी देर के लिए। चलो चलो, तुम लोग चलो, आओ। चल जाओ छोटी, ऑफिस में चले जाओ। उसका जब तबीयत खराब था तो नहीं आना चाहिए। टेबलेट उसको दवा दीजिए, ऑफिस में होगा टेबलेट। उसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कमी आ गई है। इलेक्ट्रो पाउडर उसको मिलना चाहिए अभी। ऑफिस में दवाई होगा ना, बोलो जाने के लिए। ऑफिस में दवा रहता है। चलिए देखिए, हम लोग का जो टॉपिक है वह है कोशिकीय संरचना। क्या है? कोशिकीय संरचना। हाँ, अच्छा किया ऑफिस में चली गई, आराम से वहां रहेगी थोड़ा देर। देखिए, कोशिकीय संरचना। देखिए, कोशिकांग। कोशिकांग, कल ही हम बताए थे कि भाई कोशिका के अंग को, कोशिका के कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनेल कहते हैं। कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग। जो निम्नलिखित है, क्या है? जो जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, उन्हीं में से पहला है मेरा
सेल वॉल। पहला क्या है? पहला नंबर है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका कोशिका भित्ति, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल। CLL सेल वॉल। वो क्यों नहीं? जो निम्नलिखित है, देखिए कोशिका के जो अंग है ना वो बहुत सारा है, उन्हीं में से क्या है? निम्नलिखित है। जो देखिए कोशिका के जो पार्ट्स है, कोशिका के जो अंग है वो क्या है? बहुत सारे हैं। तो बोला वो जितना जो हम लिखाए थे बोर्ड पर, जो अभी फिगर में बताया, वो सब क्या थे? कोशिका के अंग ही न थे क्या? कोशिका के पार्ट्स ही थे। तो उन्हीं में से जो निम्नलिखित है, जो क्या है? निम्नलिखित है, आगे हम लोग देखेंगे। उनमें पहला सेल है जिसका नाम क्या है? कोशिका भित्ति। क्या नाम है? कोशिका भित्ति सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल हम देखिए सिर्फ किसमें पाया गया था? केवल पादप में, पौधों में पाया गया था। प्लांट सेल में न था, एनिमल सेल में था? नहीं था। ये सिर्फ कहा था? प्लांट सेल में था। किसमें था? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में नहीं ना था। तो यह जो है कोशिका भित्ति, ये केवल कहां पर जाता है? यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में पाया जाता है। यह केवल किस में पाया जाता है? देखिए अभी हम लोग जस्ट देखे थे, इसको लाते हैं फिगर को। देखिए फिगर आएगा। अच्छा थोड़ा और आओ। एक मिनट, मिनिमाइज करो। यहाँ से फिर होगा कैसे? बहुत बहुत दिक्कत दे रहा है इसे में। ऊपर नीचे करने में बहुत दिक्कत होता है। हमको ही नहीं लग रहा फिर सही से लिखा है, ऊपर जाएगा तब ना, नहीं तो फिर तो वैसा ही लिखाएगा। चलिए, अब आ गया सही से। देखिए क्या लिखे थे? फिर से लिखना पड़ेगा भाई। कोशिका भित्ति। क्या? सेल वॉल। देखिए यह केवल किसमें पाया जाता है? यह केवल पादप कोशिका में
पाया जाता है, पाया जाता है। देखिए फिर कहता है कि यह जो सेल वॉल होता है ये किससे बना होता है, तो यह मृत सेलुलोज से, किससे बना होता है, मरा हुआ सेलुलोज जो होता है ना उससे बना होता है। यह मृत सेलुलोज पदार्थ से बना होता है, सेलुलोज पदार्थ से बना होता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण कोशिका भित्ति कड़ा और कठोर होता है, कड़ा और कठोर होता है। के कारण कोशिका भित्ति क्या होता है, कड़ा और कठोर होता है। फिर कहता है कि इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना, निश्चित आकार देना तथा कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। देखिए हम अभी जो फिगर पा रहे थे ना, देखिए यह वाला जो भाग था, ना, अभी जो हम प्लांट सेल पा रहे थे ना, तो यह वाला जो भाग था यही क्या है, मेरा सेल वाल है। यही क्या है, सेल वाल है। यही है कोशिका भित्ति। कौन, ई वाला जो पॉइंट है ना, यह वाला जो रेखा था, यह वाला जो रेखा यही क्या है, सेल वाल है। देखिए तो सेल वाल का काम क्या होता है, यह जो पहले नंबर पर हम लोग क्या देखे कि यह केवल किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। यह केवल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में। देखिए और इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, सेलुलोज से होता है। किससे होता है, सेलुलोज से। लेकिन सेलुलोज में जीवित सेलुलोज नहीं है। कैसा हुआ सेलुलोज है, मरा हुआ सेलुलोज, मृत सेलुलोज है। कैसा सेलुलोज है, मृत सेलुलोज है। तो मृत सेलुलोज होने के कारण, किसके कारण, मृत सेलुलोज होने के कारण कोशिका भित्ति क्या होता है, कड़ा और कठोर होता है। जिसके कारण यह क्या करता है, यह जो पॉइंट है, यह जो दीवार है, वाल मतलब क्या होता है, दीवार। ये किस तरह का है, दीवार के जैसा है कि नहीं है। तो यह जो दीवार है, यह कैसा है, कड़ा और कठोर है। कैसा है, कड़ा और कठोर। जिसके कारण इसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं, उसको क्या करते हैं, या तो एक निश्चित आकार देते हैं। क्या देते हैं, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कौन, तो सेल वाल। कौन निश्चित आकार प्रदान करता है, सेल वाल। यदि इसका मुख्य कार्य आपसे पूछा जाए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना। क्या करना, निश्चित आकार देना तथा कोशिका को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। देखिए यह बाहर से दीवार की तरफ है, यह बाहर से क्या है, दीवार की तरह है। और अंदर जितने भी सेल इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि बाहर से कोई भी तुमको अटैक करेगा तो उसको क्या होगा, हमसे पहले गुजरना पड़ेगा। किससे, तो सेल वाल से। किससे गुजरना पड़ेगा, सेल वाल से टकराएगा। किससे टकराएगा, सेल वाल से। और सेल वाल कैसा है, कड़ा और कठोर है। तो कड़ा और कठोर होने के कारण क्या करेगा, कोशिका की रक्षा करेगा। कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या है। अब देखिए
चल गया। हमको तो लग रहा था कि नहीं जाएगा, लेकिन चला गया। अब देखिए, इसमें जो होता है साइंथेसिस फूड, साइंथेसिस फूड, जो संश्लेषित भोजन होता है वो कौन कार्य करता है? संश्लेषित भोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। संश्लेषित भोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आपसे यदि पूछेगा कि संश्लेषित भोजन क्या होता है, तो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और आपसे पूछेगा कि यूज्ड भोजन, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। हम लोग जो एनर्जी लेते हैं, एटीपी में जो निर्माण होता है, उससे हमें क्या प्राप्त करता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। और पेड़ पौधे चाहे हमारे अंदर जो स्टोर फूड रहते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, नहीं कहते हैं कि बहुत ऊंट जो होता है एक बार पानी पी लेता है तो बहुत दिन बाद पानी पीता है, अपने कुब्बड़ में क्या कर लेता है? पानी स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। उसी प्रकार से देखिए, स्टोर फूड, स्टोर फूड, तो हम लोग स्टोर क्या करते हैं? हम लोग स्टार्च, स्टार्च, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, मल्टोस, सबका यही हिंदी होता है। स्टार्च, फ्रुक्टोज, मल्टोस, यही हिंदी होता है। और जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, अनयूज्ड फूड, अनयूज्ड फूड, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, वह होता है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। जिसका हम संश्लेषित करके रखते हैं, वह कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, वह है ग्लूकोज। जो स्टोर करके रखते हैं, भंडार गृह में रखते हैं, वो होता है स्टार्च, फ्रुक्टोज, मल्टोस, और शायद एक फैट भी होता है। और जिसका उपयोग नहीं करते, वो क्या होता है? सेलुलोज। लिख लीजिए, ये आपसे पूछ देगा कभी कभी, स्टार मार के घेरा बना के लिख लीजिए। अनयूज्ड फूड, जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं। हो गया। अब देखिए, अगला टॉपिक है हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं क्या? प्लाज्मा झिल्ली। हाँ, दूसरा टॉपिक ये हो गया क्या? सेल वॉल। सेल वॉल में किसी को दिक्कत है? यदि है तो बोलिए। अगला हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट है, वह है प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
देखिए यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? कोशिका झिल्ली। इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोशिका झिल्ली भी। इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। देखिए और जब हम बनाए थे प्लांट सेल और एनिमल सेल, यहां पर समझ लीजिए 1 मिनट के लिए। देखिए यह जो है, यह वाला जो पार्ट नजर आ रहा है यही मेरा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसमें को जो यह जो पार्ट है यही क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह पादप में भी पाया जाता है और किसमें पाया जाता है? जंतु में भी पाया जाता है। यह वाला जो पार्ट है, यह वाला जो पार्ट है यह क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यह वाला, इसका जो यह वाला पार्ट है, यह वाला पार्ट ये भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली जंतु और पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? देखिए प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा प्लाज्मा झिल्ली जंतु और पादप दोनों प्रकार की प्लाज्मा झिल्ली जंतु और पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका में पाई जाती है। पाई जाती है। अगला है, देखिए अभी जो हम पढ़े थे इसको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह है प्लांट सेल और यह है क्या? एनिमल सेल। तो एनिमल सेल का बाहरी आवरण ही क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसका क्या है? अंदर में है। ये भी किसके अंदर है? कोशिका भित्ति के अंदर धंसा हुआ है। यह वाला जो पार्ट है, यह वाला जो पार्ट है, और ये क्या है? मेरा सेल वाल है। क्या है? सेल वाल। तो ये क्या अंदर क्या है ना? सेल वाल के क्या है? अंदर है। सेल वाल के अंदर है कि नहीं है? और यह जो पार्ट है सेल, यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका में क्या है? बाहरी आवरण है। क्या है? बाहरी आवरण है। तो लिखिए जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका का जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है। बाहरी आवरण आवरण होता है जबकि पादप कोशिका में जबकि पादप कोशिका में कोशिका में ये कोशिका भित्ति के जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर
कोशिका, पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका भित्ति के अंदर धंसा हुआ प्राप्त होता है। देखिए हमारा जो यह है, यह सेल वाल के अंदर में धंसल है कि नहीं है? किसके अंदर है? सेल वाल के अंदर में। और लेकिन ये जो है एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या है? बाहर की तरफ है। क्या है? बाहर की तरफ। तो यही कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जंतु कोश का बाहरी आवरण होता है। कैसा आवरण होता है? यह बाहर की तरफ है, डायरेक्ट बाहर है ना। लेकिन जब पादप कोशिका की बात आती है, किसकी बात आती है? पादप कोशिका की बात आती है, तो ये कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर धंसे हुए है। कोशिका भित्ति के अंदर है कि नहीं है? तो वही कहता है। फिर आगे देखिए, इसका मुख्य कार्य, देखिए इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य, मुख्य कार्य आवश्यक, आवश्यक पदार्थों का, पदार्थों का आवागमन करना, आवागमन करना, आवागमन करना तथा बेकार पदार्थों को, बेकार पदार्थों को बेकार पदार्थों को निष्कासित करना, करना। लिख लिए? लिखिए। देखिए इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? आवश्यक पदार्थों का आवागमन करना। किसका करना? आवश्यक, जो मान लीजिए हमारे शरीर में चाहे प्लांट में जो आवश्यक चीज की जरूरत है बॉडी के, तो यह क्या करेगा? लाएगा। और जो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जो अनयूज्ड है, जिसका हम कोई उपयोग नहीं करते, बेकार है, अपशिष्ट है, तो उसे पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी किसका रहता है? प्लाज्मा झिल्ली को। फिर देखिए नोट में, देखिए अब नोट देखिए, नोट कहता है कि गैसों का विनिमय, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, विनिमय विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा के द्वारा तथा द्रवों का प्राशरण क्रिया के द्वारा, गैसों का विनिमय कैसे करता है? विसरण क्रिया के द्वारा तथा द्रवों का विनिमय प्राशरण क्रिया के द्वारा, के द्वारा करता है।
टाइम हो गया? 30। खत्म हो जाएगा। देखिए कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली गैसों का विनिमय विसरण क्रिया के द्वारा तथा द्रवों का प्रासरण क्रिया के द्वारा करता है। विसरण क्रिया और प्रासरण क्रिया होता क्या है? सबसे पहले तो जानना ही जरूरी है। विसरण क्रिया जो होता है, विसरण क्रिया कहता है कि अधिक सांद्रता से, यदि अधिक कोई चीज है वहां से क्या करना, कम की ओर गमन करना, अधिक से कम की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है? विसरण की क्रिया कहलाता है। कौन सी क्रिया कहलाता है? विसरण की क्रिया। और प्रासरण की क्रिया कहता है, जैसे देखिए प्रासरण की क्रिया, इस पानी में एक टैब है, इस पानी में हम 4-5 किशमिश के दाने डाल दिए। किसके दाने? किशमिश के दाने। तो किशमिश की अपेक्षा इस टब में क्या है, पानी ज्यादा है। किशमिश की अपेक्षा इस टब में पानी क्या है, ज्यादा है। तो जब उस प्रकार से होता है तो यह जो अधिक सांद्रता वाले होते हैं वो कम सांद्रता वाले की तरफ क्या करते हैं, कम सांद्रता में जाके फैल जाते हैं। कम सांद्रता में जाके क्या करते हैं, फैल जाते हैं, समा जाते हैं। वही क्या कहलाता है? प्रासरण क्रिया। जैसे देखिए आप अपने रूम में, आप अपने रूम में एक अगरबत्ती जलाते हैं। क्या करते हैं? एक अगरबत्ती जलाते हैं। तो अगरबत्ती का जो सेंट होता है स्टार्टिंग टाइम में इसी, आप जिस कोने में जलाते हैं उसी कोने में रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन धीरे 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 करके यह पूरा सेंट आपके रूम में फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? फैलता है कि नहीं फैलता है? वही क्रिया क्या है? प्रासरण क्रिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर सेंट की मात्रा क्या थी, कम थी। यहाँ पर हवा क्या था, ज्यादा था। हवा क्या था, ज्यादा था। उसके माध्यम से क्या हुआ, ये पूरे अथी में फैल गया। अब देखिए तो प्लाज्मा झिल्ली गैसों का विनिमय किस क्रिया के द्वारा करता है? विसरण क्रिया के द्वारा। और द्रवों का प्रासरण क्रिया। अगला नोट है, प्लाज्मा झिल्ली को, प्लाज्मा झिल्ली को, झिल्ली को अर्ध पारगम में, पारगम में या चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। या अर्ध पारगम में या अथवा चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। अगला नोट देखिए, यह जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन, प्लाज्मा झिल्ली लाइपो प्रोटीन से बना होता है, बना होता है, जिसमें इसमें लिपिड मतलब फैट, लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन, फास्फोरस, फोरस आदि से बने, फास्फोरस से बने होते हैं। फैट वसा से बना होता है। देखिए
जब इसकी परसेंटेज की बात करेगी लाइपोप्रोटीन में, तो लिपिड की जो संख्या होती है लगभग 28 से 79%, 28% से लगभग 79% तक होता है। और ये जो प्रोटीन की है, प्रोटीन की मात्रा 20% से 79% तक होता है। और ये जो फास्फोरस है या कार्बोहाइड्रेट, यह 1.5% में होता है, 1.5% में कार्बोहाइड्रेट। और ये जो जल होता है लगभग 20% के लगभग होता है। तो इन सारे में आपस में क्या 28 से 79% लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन 20 से 79% तक पाया जाता है, फास्फोरस या कार्बोहाइड्रेट 1.5% तक पाया जाता है, जल होता है जो 20% तक पाया जाता है। तो इन सारी को मिलाकर एक निर्माण होता है जिसका नाम क्या है, लाइपोप्रोटीन। जब ये सारे एक साथ आते हैं तो एक चीज बनता है जिसका नाम क्या है, लाइपोप्रोटीन। और लाइपोप्रोटीन से ही क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला नोट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर, प्लाज्मा झिल्ली को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये 3 स्तरीय दिखते हैं। देखने पर ये 3 स्तरीय दिखते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तरीय दिखते हैं। इसमें इसमें बाहरी का दो आवरण, बाहरी का इसमें बाहरी का दो आवरण प्रोटीन का प्रोटीन का बाहरी का दो आवरण प्रोटीन का तथा अंदर वाला सतह लिपिड का बना होता है। लिपिड का बना होता है। देखिए कहता है कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जब प्लाज्मा झिल्ली को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो हमें कितने लेयर में दिखाई देते हैं, 3 लेयर में। कितने लेयर में, 3 लेयर में। जब हम इसको देखते हैं तो पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर। एनिमल सेल ऐसा ही ना था, एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा ही था। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यह मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। यहां से कोई व्यक्ति आंख लगा के देख रहा है। आंख लगा के कोई व्यक्ति खड़ा होकर क्या कर रहा है, इस तरह देख रहा है। तो यह देखा कि यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कितने स्तर का है, 3 स्तर का है। 1 स्तर, 2 स्तर और 3 स्तर। उसमें से देखा कि स्टार्टिंग का जो 2 आवरण है, पहला आवरण और दूसरा आवरण, क्या चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का। और अंदर का जो एक लास्ट आवरण है वह क्या चीज का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है, वसा का बना हुआ है। कोई दिक्कत प्लाज्मा मेम्ब्रेन में?
आगे लिखिए। अब आपको पता चल गया ना भाई कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो हमें कितने स्तर का दिखाई देगा? 3 स्तर का। और स्टार्टिंग का 2 आवरण हमारे कैसा होगा? प्रोटीन का। और अंदर वाला आवरण क्या चीज का बना होगा? लिपिड का। किस चीज का बना होगा? लिपिड और वसा का बना। कोई दिक्कत? अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है? आज की जो क्लास चला है सेल वॉल चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें यदि कोई दिक्कत है तो पूछिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे सेल वॉल हो, नहीं दिक्कत है तो आगे रहे। देखिए अर्ध पारगम्य मतलब आधा ही दिखाई, आधा ही जा सकेगा। पार मतलब आर पार करना, गम्य मतलब जाना, आधा ही आर पार कर पाएगा। या इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। कोई दिक्कत? चयन करते हैं, हाँ चूज करते हैं। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। पार मतलब जाना, गम्य मतलब पार कर जाना। तुमने क्या किया? बहुत ही धोखा देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो लिखन जिसको लिखना होगा ऑनलाइन में वो तो वीडियो रोक करके भी दिख सकता है। मान लीजिए यूट्यूब पर ये वीडियो जब डलाया जाएगा, अपलोड जब यूट्यूब पर जब अपलोड होगा, कल का क्लास शायद रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाया इसके कारण, सही तो ऑनलाइन वाले कल नहीं हो पाया होगा। देखिए कल हुआ था कि रिकॉर्डिंग हम किए थे, लेकिन हुआ कि यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, जिसके कारण ये अपलोड नहीं हो पाया। किसी का भी अपलोड नहीं हुआ था। दो पार्ट में हम भी किए थे, 2 पार्ट में मेरा भी था। मेरा भी मेरा भी 2 पार्ट में था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। देखिए अगला लिखिए, अगला जो टॉपिक है, क्या नहीं छोड़ेंगे नहीं, रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन करा देते कल वाले क्लास का, देखते हैं कितने लोग ईमानदारी से पढ़ के आए हैं। तो एक टॉपिक नहीं कंफ्यूज थे। हाँ बायोलॉजी का। नहीं तो लिखिएगा तो लिखिए रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। छोटा सा टॉपिक है, लिखे है तो लिख भी लीजिए। तो रुक जाइए, देख लेते हैं, आत्मा की संतुष्टि के लिए देख लेते हैं। 50 हो गया है, चलिए रहने दीजिए। आज से चलिए रिवीजन कर लेते हैं। कल जो हम लोग पढ़े थे, कल का रिवीजन, सेल सेल जो पढ़े थे, सेल के बारे में बताइए। सेल की सर्वप्रथम किसने देखा था? सर्वप्रथम सेल को किसने देखा था? 165, 1665 में किसने देखा था भाई? रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। सेल कोशिका को ही कहते हैं। चलिए हिंदी में पूछते, चलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? कोशिका का डिफिनेशन क्या होता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर कहता है
कि जब पहली बार वायरस की खोज हुआ था, विषाणु की जो खोज हुई थी, उस विषाणु का नाम क्या था? आइनोवेस्की के द्वारा, आइनोवेस्की के द्वारा जो वायरस की खोज की गई थी तंबाकू के पौधे से, हम इतना बता दिए, तंबाकू के पौधे से जो खोज की गई थी, उस वायरस का क्या नाम रखा गया था? उस वायरस का नाम था टोबैकोमोजेक, टोबैकोमोजेको वायरस। क्या रखा गया था? टोबैकोमोजेक वायरस। आप लोग इसका मतलब पढ़ते नहीं है। देखिए, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? हक्सले ने कहा था भाई। हम कल ही बोले थे कि आप लोग कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के आया कीजिए। चलिए, इसको सर्वप्रथम देखा किसने था? जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा? जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा था? डुजार्विन ने देखा था। किसने देखा था? डुजार्विन ने। आपसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? स्पर्म या ओवरी? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या महिला शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए, या मानव शरीर की पुरुष और महिला दोनों मिलाकर कहा जाए, तो यदि वह कोई है तो उसका क्या नाम है? ओवरी, अंडाणु। महिला हो चाहे पुरुष हो, महिला और, देखिए हम क्या किए थे कल, अलग अलग लिखा दिए थे, अलग अलग नहीं, चेंज करना नहीं है, चेंज नहीं करना। देखिए, मानव कहा गया, मानव मानव शरीर की यदि बात करें, यदि या महिला की बात करें चाहे पुरुष की बात करें, दोनों की मिलाकर, देखिए इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, इसकी बात करें, मान लीजिए ये क्या है? फीमेल है। क्या है? फीमेल। ये क्या है? मेल है। ये क्या है? मेल है। रहने दो, कम चल जाएगा उससे भी। देखिए, यह जो क्या है? मेल है या फीमेल है? जब दोनों की एक साथ लाकर, दोनों को क्या लाकर? एक साथ लाकर भी यदि किसी चीज की, यदि कोशिका के बारे में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वह होगा कौन? ओवरी। कौन होगा? ओवरी, मतलब अंडाणु। क्या होगा? अंडाणु। और यदि सिंगल सिंगल आपसे पूछे कि पुरुष, मानव पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मानव पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका, मानव पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? WBC। अभी सुबह सुबह हम आते हुए सुधार करवाए हैं। बड़ी कोशिका क्या है? WBC। और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? 170 गुने 135 मिलीमीटर। कैसे में होता है? मिलीमीटर में होता है। आपसे पूछेगा कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका किसकी है? कौन सी है? न्यूरॉन है। कौन है? न्यूरॉन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? तंत्रिका
सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? कल फिर एक टॉपिक और पढ़ाए थे, देखिए तब बताए थे केंद्रक के बारे में। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट। केंद्रक का खोज, न्यूक्लियस का खोज, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था तो भाई? 1831। कोई दिक्कत? जीवाणु, जीवाणु के बारे में कुछ बताए थे? नहीं बताए थे। एंटवन लीवेनहॉक ने, एंटवन लीवेनहॉक ने जीवाणु को सर्वप्रथम कहां देखा? तालाब के जल में। तालाब के जल में कब देखा तो? 1674 में। ये बात सब आप लोग याद करके रखिएगा, ऐसा नहीं काम चलेगा। ऐसा आते हैं आप लोग लिखा देते हैं, आज भी 1.5 पन्ना लिखा दिए हैं, आते हैं जाते हैं तो फिर काम नहीं चलेगी। तो छोटा छोटा चीज था आप लोग सिर्फ 1 से 2 बार घर पे पढ़े रहते तो ये नौबत ही नहीं आती। आती नौबत? ईमानदारी से बताइए था। घर पे जाके आज का जो क्लास हुआ है, अभी भी पूछ रहे हैं कि आज का जो क्लास हुआ है, ईमानदारी से बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है तो घर पे जाके सिर्फ 2 से 3 बार पढ़िएगा तो फिक्स से याद हो जाएगा। और जितना भी हम लोग पढ़े फिगर के माध्यम से, प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल में, तो हर चीज को जितना भी प्लांट सेल में था, जितने भी उसके पार्ट्स थे, चाहे एनिमल सेल के जो भी पार्ट्स थे, उसको पूरा डिस्कस के साथ हम लोग पढ़े। अभी हम लोग 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक सेल वॉल पढ़े हैं और एक पढ़े प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमको नहीं लगता है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक से उठाएगा। सेल वॉल से जो क्वेश्चन उठाना रहता है 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जितना क्वेश्चन उठाता है वो नोट करके, नोट में भी हमको 3 या 4 नोट लगभग लिखाए होंगे। उसको आपको जहां से पूछता है, हर एक किसी भी टॉपिक से, जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे इतना है कि उससे टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यह है कि कॉपी याद रहना चाहिए। ये नहीं कहते कि अथी है, जितना डीप में आपको पढ़ाया गया है शायद क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, विश्वास है। क्योंकि क्वेश्चन कैसा बना, कितना बनाएगा, कहाँ से बनाएगा? उस टॉपिक से उतना क्वेश्चन बनेगा तो उससे छूटेगा नहीं? छूटेगा। और कल का जो हम लोग का टॉपिक है वह है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर, जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं। या जो देखिए हम लोग थोड़ा समझा देते उसके बारे में भी, समझा दे फिर छोड़ दे। देखिए हम लोग जो देखे हैं, इस प्रकार का जो लाइन था ना, इस प्रकार का लाइन था ना, इस प्रकार का जो लाइन था, इस प्रकार के लाइन था ना, इसी को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ईआर शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? ईआर। और ईआर को सर्वप्रथम 1945 में, 1945 में पोर्टर ने खोज किया था। किसने किया था? पोर्टर ने, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो पाया जाता है नली के जैसा है। कैसा है? नली के जैसा। हाँ वो वाला पार्ट। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। और हाँ आप लोग पढ़ के आया कीजिए, फिर आज जो पढ़ाई हुआ है कल की क्लास में डिस्कस होगा लास्ट के 10 मिनट, तो याद रहना चाहिए।